जोहार साथियों, जेपीएससी स्पेशल के सीरीज में स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 4 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और इन सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया जाएगा ताकि आपके एग्जाम जेपीएससी मेंस में कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है। तो साथियों, अगर आप जेपीएससी की रेस में जीतना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या फिर हम लाइव आएँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों, अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाइए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के क्लास का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो साथियों एक बार संशोधन किया जा चुका है। कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर 1974 को भारतीय आपातकाल के दौरान, यानी कि इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के 42वें संशोधन में इसमें कई बदलाव किए गए थे। प्रस्तावना में जो साथियों केवल एक बार संशोधन किया गया था। कब? तो ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर 1976 को किया गया था। क्या क्या जोड़ा गया था, क्या क्या बदलाव किया गया था? तो यहाँ पे देखिए, इस संशोधन में जो साथियों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष में शब्दों को जो साथियों संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के बीच जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जो कि संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के बीच जोड़ा गया था। और राष्ट्र की एकता शब्द को जो साथियों राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। तो इसमें से क्या बदलाव किया गया था? इसमें से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्दों को जोड़ा गया था। ये तीन शब्दों को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कब? तो 1976 में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, यहाँ पे गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और ये आपका प्रस्तावना है। यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आप मार्क किए हुए हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और यहाँ पे देख सकते हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इन दोनों शब्दों के बीच जो है जोड़ा गया है। और राष्ट्र की एकता था और उसको अखंडता भी जोड़ा गया है यहाँ पे। तो तीन शब्दों को जोड़ा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और तीनों शब्दों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। ये सवाल आपका पूछा गया है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता भारत के किस संविधान संशोधन में, केवें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। और कब? तो 1976 में। अब सवाल ये आता है कि भारत की प्रस्तावना को कब अपनाई गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी। और इसे लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो साथियों लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, और जो भी सवाल हम आप लोगों को करवा रहे हैं मेरे भाई, वो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ गया, ये सवाल आपका आया है आपातकाल। तो आपातकाल से भी रिलेटेड आपका हम यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, आपातकाल जो साथियों आपात उपबंध को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। यहाँ पे सभी चीज आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये आपका जो है सिविल सर्विस का एग्जाम है, ना कि आपका एरुआ गेरुआ का कोई भी एग्जाम है। आपका सिविल सर्विस का एग्जाम है, तो आपको सवाल जो पूछा जाएगा वो बहुत ही डीपली सवाल पूछा जाएगा, मेन्स का सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो भाग है आपका राष्ट्रीय आपात, ये किसके अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा यहां पे नोट करते चलिएगा, दूसरा है आपका, सभी आराम आराम से पढ़ेंगे, सभी पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, या फिर बोल सकते हैं इसको राष्ट्रपति शासन, जो कि आर्टिकल ये किसके अंतर्गत आता है? तो 356 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल ये किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछा जाए कि भारत में जो साथियों कितनी बार आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 3 बार। भारत में आपातकाल की घोषणा कितनी बार किया जा चुका है? तो 3 बार किया जा चुका है। 3 बार, कितना बार? 3 बार किया जा चुका है।
पहला जो किया गया था, ध्यान रखिएगा, पहला जो किया गया था वो कब किया गया था, तो 1962 में किया गया था। ये 1962 जो कि भारत चीन युद्ध के दौरान किया गया था, ठीक है, भारत चीन युद्ध के दौरान किया गया था। दूसरा जो किया गया था साथियों, ध्यान रखिएगा, 1971 में किया गया था, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में, ठीक है, भारत पाक युद्ध में। तीसरा जो संशोधन किया गया था, जो ध्यान रखिएगा, ये आपातकाल जो साथियों, आपातकाल की घोषणा जो किया गया था, भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हो चुका है। पहला आपका कब किया गया था, 1962, दूसरा 1971 और तीसरा जो किया गया था वो 1975 में किया गया था, जो कि आंतरिक अशांति थी, ठीक है, आंतरिक अशांति। सभी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आंतरिक अशांति। और ध्यान रखिएगा, आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है। आपातकाल जो है साथियों किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया जा सकता है जब उन्हें आंतरिक और बाहरी स्रोतों से ये संकट या फिर विपत्ति का एहसास होता है, तो राष्ट्र के लिए या फिर खतरा महसूस होता है, तब इनके द्वारा जो साथियों, इन्हीं के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 352 के तहत जो साथियों राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख इसमें किया गया है। कौन से आर्टिकल में, तो 352 के तहत। और ये आपातकाल कौन लगा सकता है, तो राष्ट्रपति लगा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपका सवाल नंबर आपका दूसरा है, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति जो साथियों की गई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड हम लोग पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। सरकारिया आयोग की स्थापना जो कि 1983 में भारत के केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न भागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया था। सरकारी आयोग की स्थापना किस लिए किया गया था, तो भारत के केंद्र सरकार जो कि विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया था। और न्यायमूर्ति रंजित सिंह सरकारिया जो कि इस आयोग के अध्यक्ष थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। कौन, तो ध्यान रखिएगा, रंजित सरकारिया। और सरकारिया आयोग जो साथियों, सरकारिया आयोग जो है साथियों, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 9 जून 1983 को किया गया था। और इसका रिपोर्ट जो साथियों, रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, रिपोर्ट 1988 में इसे प्रस्तुत किया गया था। अब बात करते हैं साथियों दत्त आयोग। दत्त आयोग या फिर दत्त समिति कहा जाता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे जांच नीति भी कह सकते हैं, जांच समिति भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। और ये जो साथियों इसकी स्थापना किसने किया था, इसकी स्थापना जो किया गया था साथियों, सुबिमल दत्त ने किया था इसकी स्थापना। और इसी के नाम पे जो साथियों दत्त आयोग इसी के नाम पे रखा गया था। और समिति ने जो साथियों इसका रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, इसका रिपोर्ट जो जारी किया था वो 1969 में इसे प्रस्तुत किया था। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए शीतलवाड़ आयोग। ये समिति को जो साथियों 1966, ध्यान रखिएगा, 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, नियुक्त जो किया गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नियुक्त जो किया गया था वो किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जो सो इसे नियुक्त किया गया था, कि इसे शीतलवाड़ आयोग को नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं रजमनार आयोग। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सरकारी आयोग, ये दोनों से सवाल आपका पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रजमनार समिति जो सी स्थापना इसका किया गया था, स्थापना कब किया गया था, तो 1969 में इसकी स्थापना किया गया था, जो कि तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका रिपोर्ट जो साथियों, रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका रिपोर्ट 1971 में प्रस्तुत किया गया था, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सवाल नंबर तीसरा, संसदीय कार्यपालिका से तात्पर्य है, ये आपका सिविल सर्विसेज भी यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जो कि प्रीलिम्स पेपर 1 का सवाल है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है वही संसदीय कार्यपालिका के तात्पर्य यही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सरकार की संसदीय प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कृतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान के केंद्र और राज्य दोनों के सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। ये कौन सा प्रावधान है? तो ध्यान रखिए भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में से सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। दोनों करता है। कौन करता है? केंद्र भी करता है और राज्य भी करता है। ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद के साथ साथ जो साथियों प्रधानमंत्री कार्यपालिका निर्माण करते हैं। इसका निर्माण जो है साथियों कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यपालिका का निर्माण करता है। आपसे सवाल ये पूछा जाए कि कार्यपालिका का निर्माण कौन करता है, आपके पास ऑप्शन भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा मंत्रिपरिषद के साथ साथ कौन करता है? तो प्रधानमंत्री भी करते हैं। और संसद विधायिका होती है। संसद जो होती है वो क्या होती है? विधायिका होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। संसद क्या होती है? विधायिका होती है। प्रधानमंत्री और मंत्री संसद, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्यों के चुने जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्यों से चुने जाते हैं, जिसका अर्थ ये है कि कार्यपालिका विधायिका से निर्गत होती है, ठीक है, से निर्गत होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जो है वो साथियों उत्तरदायी होता है, ठीक है। कार्यपालिका जो होता है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अधिकांश संसदीय लोकतंत्र जो साथियों द्विसदनीय विधायिका का पालन करता है, यानी कि द्विसदनीय विधायिका का पालन करता है, ठीक है। अधिकांश संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? तो द्विसदनीय विधायिका पालन करता है, उसका पालन करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये सवाल जो हम लोग कर रहे हैं साथियों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन एवं सुशासन, जो कि आपका पेपर 4 है जेपीएससी मेंस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी बेहतरीन तरीके से अपना जेपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं। साथियों यहाँ बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, यहाँ आपका जो सवाल पूछा जाएगा वो टोटल आपका 40 मार्क्स का सवाल रहने वाला है, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो आपका रहेगा यहाँ से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यानी कि 20 मार्क्स का रहेगा। और प्रशासन और सुशासन इससे आपका कितना सवाल रहेगा? 10 सवाल रहेगा। एमसीक्यू बात कर रहे हैं और आपका प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा यानी कि 20। यहाँ से आपका 40 मार्क्स कहीं से ही नहीं जाने वाला, ठीक है। ये भी सवाल देखिए यूपीएससी जो है सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया है, पेपर 1 में जीएस ऑफिशियल से यह सवाल है, ध्यान में रखिएगा। एक विधायिका जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिएगा, एक विधेयक जो है साथियों, एक विधेयक जो होता है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद कौन सी क्रिया के बाद जो साथियों अधिनियम ये बन जाता है? अधिनियम ये बन जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। सबसे पहले यहाँ ये ध्यान रखिए कि जब यहाँ पे ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होता है, उसके बाद जो साथियों राष्ट्रपति का जब वहाँ पे मोहर लगता है, उसका सहमति होता है राष्ट्रपति का, उसके बाद जो साथियों उसके बाद ये क्रिया को अधिनियम बन जाता है। ये जो सभी क्रियाएं हैं, जो विधेयक होता है वो अधिनियम बन जाता है। तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही ये जो साथियों अधिनियम बनता है, ध्यान रखिएगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखते चलिएगा। देखिए यहाँ पे कानून बनने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने के साथ शुरू होती है। सबसे पहला क्या होता है? कानून बनने की प्रक्रिया जो साथियों संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने के साथ ही शुरू हो जाती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक विधेयक या तो फिर एक मंत्री या फिर एक मंत्री के अलावा किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक विधेयक जो होता है तो एक मंत्री या फिर एक मंत्री के अलावा भी किसी भी सदस्य के द्वारा जो है साथियों पेश किया जा सकता है एक विधेयक को, ठीक है। आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि एक विधेयक जो होता है वो किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? तो या फिर एक मंत्री के द्वारा या फिर मंत्री के अलावा किसी भी अन्य सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा पहले मामले में जो इसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। पहला जो मामला होता है इसे
किसी भी विधेयक को एक सरकारी विधेयक कहा जाता है और बाद में इस मामले को जो साथियों इसे गैर सरकारी सदस्य विधेयक के रूप में माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला जो साथियों, राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने से पहले एक विधेयक जो होता है उसका प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के 3 बार वाचन किया जाता है। इसमें से 3 बार वाचन किया जाता है, उसके बाद जो साथियों विधेयक को जो साथियों राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिया जाता है, उसके बाद ये अधिनियम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के बाद जो साथियों विधेयक संसद के अधिनियम बन जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर आपका 5वां, भारतीय संविधान में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण संबंधी प्रावधान कहाँ उल्लेखित है? ये कहाँ पे उल्लेखित है साथियों? ये भी सवाल आपका पूछा जा चुका है। कहाँ पे उल्लेखित है? सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का में इसका उल्लेख किया गया है। हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान का जो साथियों हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 में ये है आपका कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जो कि आपका यहाँ ऑप्शन ए में है। आपका अगर उल्लेख यहाँ पे पूछा जाए जो है आपका इसमें कि ऑप्शन में अगर आपके पास आर्टिकल दिया रहे तो 36 से 51 अगर ऑप्शन इस प्रकार से दिया रहे, या फिर आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक को जो साथियों निर्धारित कौन से आर्टिकल में किया जाता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 50 में निर्धारित किया जाता है। या फिर प्रावधान जो साथियों कहाँ पे उल्लेख है? तो 50 में, आर्टिकल 50 में इसका उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 6 है। लोक सेवा समिति जो साथियों लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो साथियों सही नहीं है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बिल्कुल गलत है, 1 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? तो साथियों 1 वर्ष होता है। समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो साथियों 1 वर्ष होता है। इस समिति में जो साथियों कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। सदस्य जो होते हैं वो 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो होता है साथियों, 15 सदस्य जो होता है वो लोकसभा का होता है। 15 सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और बाकी का 7 सदस्य जो बचा वो कहाँ से? तो राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो टोटल जो आपका 15 और 7 कितना हो गया? तो 15 7 आपका 22 सदस्य, कुल जो है साथियों 22 सदस्य होते हैं। ये भी सवाल आपका पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों, ये जो भी हम सवाल करवा रहे हैं उससे थोड़ा सा आपका जो है साथियों इम्प्रोवाइज करके सवाल को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके आप लोगों को सवाल करवाया जा रहा है। सभी सवाल जो आपका लेटेस्ट पैटर्न पर है इसी पे आपका सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी तरह का आपका सवाल पूछा जा चुका है। उसी सवाल को आपको इम्प्रोवाइज करके आप लोगों को करवाया जा रहा है। हर एक सवाल जो है आपका प्रीवियस ईयर का नहीं है, आपको हर एक सवाल आपको इम्प्रोवाइज करके मिल रहा है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 7वां, कौन सी समिति संसद के सदन की समय सारणी और कार्यक्रम को नियंत्रित करती है? साथियों संसद समिति है तो इसके सदन का जो साथियों समय सारणी और कार्यक्रम को नियंत्रित कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कार्य और सलाहकार समिति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, सवाल नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? राज्य सरकार द्वारा जो साथियों लगाया जाता है और वसूला जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी साथियों संपदा शुल्क, विक्रय शुल्क और भू राजस्व शुल्क। ये सभी जो साथियों ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है। ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिएगा। ये कुछ कर जो हैं राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, एकमात्र जो साथियों एकत्र किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बिक्री कर और वैट जिसको बोला जाता है वैट कर या फिर वृत्ति कर, जो है स्टाम्प कर,
शुल्क जो चाहे हो जाता है, ठीक है। लग्जरी टैक्स, मनोरंजन कर और मोटर वाहन कर जो है, और राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कर होता है, ये आपका राज्य कर है, ध्यान रखिएगा, ये राज्य कर है। ये आपका जीपीएससी का सवाल है, ठीक है, जीपीएससी में पूछा जा सकता है, तो ये सभी कर आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यात्रियों और माल कर पर का परिवहन जो होता है, कृषि आय पर कर जो होता है, भूमि और भवनों पर कर होता है, कैपिटेशन टैक्स होता है, खनिज अधिकारों पर कर होता है। ये सभी कुल टोटल 12 कर जो हैं आपके, वो झारखंड बोले या फिर किसी भी राज्य द्वारा लगाया जाता है, ये जो है एकत्रित किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन जो साथियों असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। पहला अगर ऑप्शन देखें, उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया, सही है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी देखें, या भारत सरकार अधिनियम 1955 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखिएगा। ये 1955 जो साथियों, ये एक नागरिकता अधिनियम है जिसे 6 बार संशोधित किया जा चुका है, ठीक है। 1955 अधिनियम जो साथियों, अधिनियम 1955 जो है आपका, अधिनियम 1955 जो है आपका, ये जो है साथियों, ये क्या है, तो नागरिकता अधिनियम है, क्या है, तो ध्यान रखिएगा, नागरिकता अधिनियम है, ठीक है। इसे जो साथियों 6 बार संशोधित किया जा चुका, कितनी बार, 6 बार संशोधन किया जा चुका। पहली बार कब किया गया था, तो 1955, दूसरी बार 1986, फिर 1992, फिर 2003, उसके बाद 2005, 2015 एंड फाइनली लास्ट 2019। ये 6 बार जो है संशोधित जो साथियों इसे किया गया था। ये है आपका जो क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये 1955 आपका अधिनियम है, 1986, 52, 2, 3, 5, 15 और 19, ये जो है आपका क्या है, तो ये संशोधन ईयर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को जो साथियों भारतीय नागरिक के रूप में अगर यहाँ पे प्रदान करना होता है, तो भारत के संविधान के भाग जो साथियों, भाग दूसरा में है, ठीक है, भाग दूसरा में आर्टिकल 5 से 11 में ये प्रावधान है, ये द्वारा अधिनियम है कि भारत की नागरिकता के रूप में अगर आपको प्रदान करना है, तो भाग दूसरा और आर्टिकल 5 से 11 के द्वारा विनियमित होना होगा, तभी आप भारत की नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए और कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद जो है साथियों 124 में ये कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि भारत के किस अनुच्छेद में जो साथियों उच्चतम न्यायालय का ये प्रावधान है, तो आर्टिकल आप बोलेंगे 124 में। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ साथ उच्चतम न्यायालय का जो है वो अस्तित्व में आया था। और भारत का उच्चतम न्यायालय जो साथियों, उच्चतम न्यायालय 1958 में जो साथियों तिलक मार्ग जो है नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन था ये, ठीक है, पुराने संसद भवन था। और 28 जनवरी 1950 को भारत के एक जो साथियों प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के 2 दिन बाद जो साथियों उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका उद्घाटन, तो नरेंद्र मंडल में हुआ था, जहाँ पे 1937 से 1950 तक भारत संघ न्यायालय जो कि 12 वर्ष के लिए कार्यरत था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आपसे यहाँ पे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक प्रभुत्व संपन्न जो कि लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के 2 दिन बाद जो साथियों उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। कहाँ किया गया था, तो नरेंद्र मंडल में हुआ था, जहाँ पे 1937 और 1950 तक के बीच में, यानी कि 12 वर्ष तक जो साथियों यहाँ पे उच्च न्यायालय, यहाँ भारत के संघ न्यायालय का यहाँ पे कार्यरत था। वहीं पे जो साथियों नरेंद्र मोदी में हुआ था, नरेंद्र मंडल में हुआ था इसका उद्घाटन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 10वां, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में जो साथियों सारभूत संशोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा। सारभूत संशोधन अगर करती है धन विधेयक में, तो साथियों उसके बाद क्या होगा, तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे, इस विधेयक पर जो साथियों आगे कार्यवाही कर सकती है। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों किस प्रकार से आपका सवाल पूछा जा रहा है, देख रहे हैं कैसे लपेटा जा रहा है, आपको देख रहे हैं। आपका सवाल जो साथियों, कोई भी सवाल आपका आसान नहीं हो रहने वाला है, क्योंकि आपका जेपीएससी में प्रीलिम्स का आप सवाल देखें, जो आपका पेपर 1 था
लगभग आपका करंट अफेयर से भरा हुआ सवाल था, लगभग करंट अफेयर भरा हुआ था। कुछ कुछ आपका झारखंड का था और कुछ कुछ ज्योग्राफी से, तो कुछ सवाल था, हिस्ट्री से तो ना के बराबर सवाल था आपका, देखे ही आप होंगे आपने, ठीक है। कुछ कुछ सवाल थे, करंट अफेयर से आपका मैक्सिमम सवाल था, ठीक है। तो जितना सवाल हो सकता है आपका लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोगों को करवाने की प्रयास हम कर रहे हैं। सभी प्रश्न आपका लेटेस्ट प्रश्न पे होगा, ठीक है। ये जो भी सवाल आप 10 को सवाल हम लोग किए अभी, ठीक है, ये सभी सवाल आपका क्या है, तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से ये सभी सवाल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक की परिभाषा जो साथियों अनुच्छेद कौन से में है, तो 110 में रखी गई है, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा किस में है, तो 110, आर्टिकल 110 में। यदि यह प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावित विधेयक जो है वो धन विधेयक है या फिर नहीं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो साथियों प्रबल होगा। इसमें लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो साथियों उच्चतम माना जाएगा, प्रबल होगा, ध्यान रखिएगा। और एक धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है। एक धन विधेयक को जो साथियों किसके सिफारिश पर पेश किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के सिफारिश पे किया जा सकता है। लेकिन कहाँ पे किया जा सकता है, तो लोकसभा में जो साथियों ये राष्ट्रपति के सिफारिश पे ही जो साथियों लोकसभा में पेश किया जा सकता है। साथ ही साथ ये विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। हमने पीछे पढ़ा कि एक विधेयक जो होता है वो या तो एक मंत्री द्वारा किया जा सकता है या फिर किसी भी मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा जो है वो उस विधेयक को पारित किया जो है साथियों पेश किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे धन विधेयक, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक जो होता है साथियों, धन विधेयक यहाँ पे विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। और लोकसभा को राज्यसभा द्वारा की गई सभी सिफारिश को स्वीकार करने या स्वीकार करने का अधिकार, बिल्कुल अधिकार यहाँ पे है। और अधिकार करने के साथ साथ इसे आगे बढ़ाने का भी स्वीकार है। तो वही सवाल यहाँ आपके पास है कि यदि राज्यसभा की किसी भी धन विधेयक को सारभूत संशोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा, तो लोकसभा राज्यसभा को अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक को आगे बढ़ाने या फिर कार्यवाही कर सकती है, आगे बढ़ा करके कार्यवाही किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए कि विधेयक को दोनों ही मामलों में पारित माना जाएगा। अगर यहाँ पे एकमात्र अंतर यदि ये होता है कि लोकसभा सिफारिश को स्वीकार करती है तो विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाएगा, और यदि लोकसभा सिफारिश को खारिज कर देती है तो विधेयक मूल रूप से पारित हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अंत में यहाँ पे बात करते हैं कि विधेयक राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, ठीक है। ये विधेयक जो होता है किसके सामने पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, और या तो अपनी सहमति दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है इसे, या फिर सहमति दे सकता है या फिर सहमति को वापस ले सकता है, लेकिन विधेयक वापस नहीं कर सकता। ये विधेयक को वापस नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या है कि अपनी सहमति दे सकता है या फिर विधेयक के लिए अपनी असहमति वापस सहमति जो है वापस ले सकता है, लेकिन विधेयक वापस नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब ये सवाल आपका यहाँ से आपका 10 प्रश्न और करने वाले हैं हम लोग। लोक प्रशासन और सुशासन से सवाल रहेगा आपका 10 प्रश्न, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी जो भी सवाल करेंगे आप लोग हर एक आपका सेशन में आपका एक सवाल आप लोगों के लिए हम छोड़ेंगे, एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ेंगे जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ेंगे जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पिछला क्लास में भी आप लोगों के लिए बताएं कि एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा सभी सवाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। यह कथन जो है साथियों किस विद्वान द्वारा दिया गया था, ठीक है। यह कथन जो है कौन सा कथन है, तो प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि निग्रो के द्वारा ये कथन दिया गया था, प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है, ठीक है।
आगे बढ़िए, सवाल नंबर दूसरा, राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है यहाँ पे राज्यपाल होता है। कौन होता है? तो राज्यपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, सवाल नंबर तीसरा है। सवाल देखिए यूपीएससी पेपर 1 में जो कि प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, संविधान का कौन सा, ये सवाल नहीं था, एग्जैक्ट सवाल नहीं था ये हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किए हैं, इस सवाल को ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है? संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 315 में ये प्रावधान है कि अनुच्छेद जो है साथियों 315 में राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान इसी में है। ठीक है, आगे बढ़िए, सवाल नंबर चौथा, केंद्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी निर्णय लेता है? कौन निर्णय लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री लेता है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री लेता है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य आपदा प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, राज्य की अगर हम बात करते हैं, अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। बोलेंगे आप लोग, मुख्यमंत्री होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप बोलेंगे जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक सवाल आपसे पूछेंगे सवाल, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है, सवाल क्या रहेगा जरा सा आगे बढ़िए, पहले इस सवाल को कर लेते हैं हम लोग। डेनमार्क में अम्बुड्समैन पद्धति को कब अपनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1954, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी। ये ऑप्शन इधर उधर हो गया, आप लोग जो है मेंटेन कर लीजिएगा, 1954 में अपनाया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर छठा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार और आपका यहाँ पे क्या क्या सदस्य हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को इसे गठित किया गया था, यानी कि स्थापना किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा निकाय को जो साथियों वैधानिक दर्जा दिया गया था। कब? तो ध्यान रखिएगा 1993 में। ठीक है, और आयोग का उद्देश्य मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, इस आयोग का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। NHRC की संरचना जो साथियों, आयोग में एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और 5 क्या होता है? 5 पूर्णकालिक सदस्य होता है। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य होता है। अब देखिए यहाँ पे सवाल आपका क्या पूछा गया है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल यहाँ पे कितने हैं? तो 6 सदस्य हैं। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आयोग में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो साथियों पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? तो आप आंसर करेंगे 5 होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब आता है आपका सवाल नंबर 7वां, ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन का क्रियाकलाप के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बताइए, तब मजा आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स एकदम भर दीजिए धनाधन से। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन क्रियाकलाप के लिए कौन उत्तरदायी होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, इन चारों में से कौन उत्तरदायी होता है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए धनाधन से। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 है जो साथियों, क्या हो गया? ब्यूरोक्रेसी शब्द की जो साथियों व्युत्पत्ति किस देश में हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है, फ्रांसिस में जो साथियों ब्यूरोक्रेसी शब्द का व्युत्पत्ति हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों 280। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज कि अगर 280 भी है और 280 ए भी है तो आप लोग आंसर करेंगे 280 ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया। निम्नलिखित में से किसकी पहचान इसके उद्देश्य के रूप में नहीं है? यहाँ देखिए,
ये सवाल एग्जैक्ट जो है पूछा गया था आपका यूपीएससी में। देखिए, सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया। निम्नलिखित में से किसकी पहचान इसके उद्देश्य के रूप में नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्र बनाने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची द्वारा पहचाने गई अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संविधान के भाग कौन से में है? तो 9वां भाग में, 9वां भाग के प्रावधान का विस्तार करने के लिए किया गया था, ठीक है। और भारत के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक जो ग्राम सभाओं के माध्यम से जो साथियों स्वशासन की गारंटी देता है, ठीक है, गारंटी देता है। और ये आदिवासियों की प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और अधिकार प्रदान करना और उनकी पहचान और संस्कृति का संरक्षण करना, ये किस में है? तो भाग 9 में यहाँ पे प्रधानों को विस्तार रूप से यहाँ पे किया गया है। और दिलीप सिंह भुरिया समिति की सिफारिश पर जो साथियों 24 दिसंबर 1996 को कानून लागू हुआ था। ये कानून किसके द्वारा लिए लागू हुआ था, किसके सिफारिश के द्वारा लागू हुआ था? तो दिलीप सिंह भुरिया। कब? तो 24 दिसंबर 1996। यहाँ ऑप्शन में भी सेम चीज आपका 1996 में है, ध्यान रखिएगा। साथियों इस वीडियो में इतना ही। पेपर 4 जो है साथियों और भी सवाल लेकर के आएंगे, लेकिन यहाँ हम बता दें इस सीरीज में आप लोगों के लिए आपका पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6, ये सभी 4 पेपरों के लिए आप लोगों के लिए साथियों एमसीक्यू यहाँ पे आप लोगों का करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जेपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा अपना एक फीडबैक के तौर पर, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो में। और पहले इसका सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और आपको क्लास का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।